रहीम नाज़रीन, आपका होस्ट मियां रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया है कि जो अगर दरिंदे भी सुने तो वो दरिंदे भी शर्मा जाएँ। और दरिंदगी का ये खेल ऐसा खेला गया। ये बच्ची जो मेरे साथ बैठी है, आमना इसका नाम है, उसके इनके साथ ही उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं जिनका नाम मज़हर इकबाल है। 5 माह इनकी शादी को होते हैं। शादी के बाद तकरीबन डेढ़ माह बाद इनके साथ घिनौना खेल शुरू हो जाता है। और वो खेल कौन करता है और कैसा खेल रचाता है, इनका अपना ससुर जो इसे बेटी बनाकर अपने घर में लेके जाता है, ये मेरी बेटी है। डेढ़ माह बाद उसके साथ ही ये घिनौना खेल खेलना शुरू कर देता है, बच्ची के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती शुरू कर देता है। और जो बाकी की स्टोरी है, बच्ची के मुँह से ही सुनते हैं कि उनके साथ ये माजरा कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और अब ये क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? आमना। बेटा आप तफ़सील से बताइए आपके साथ कैसा हुआ? क्या वक़ूआ हुआ आपके साथ? जी, आज से 5 माह बाद मेरी 17 दिसंबर को शादी हुई है। हाँ। दानिश नाम के शख़्स के साथ शादी हुई है, जो कि मेरे पापा के ताए का बेटा लगता है, मासी का बेटा। और जो मेरा ससुर था, यहाँ पे मेरी रुखसती हुई है मरीदके में ही, और तकरीबन 1 माह 18 दिन बाद ही उसने मेरे पे मैली आँख रख ली। मैं तो उसे अपना बाप जैसा समझती थी। मुझे नहीं था पता कि वो मेरे पर मैली आँख रखता है। कभी वो वो मेरे आपको कैसे पता चला कि उ उसने आपके ऊपर मैली आँख रख ली है? जी, वो मुझे कभी जिस्म पे हाथ लगा, कभी मुँह पे, मैं तो यही समझती थी कि मेरा बाप है, मुझे बेटियों जैसा प्यार करता है। एक दिन ऐसा आया कि सारे घरवाले कोई इन्विटेशन कार्ड आया था दावत का, सारे वहाँ पे चले गए और मेरी सास मुझे घर छोड़ के चले गई कि तुम यहाँ पे घर ही रहो और घर के काम करना। तो मेरा ससुर और मैं सिर्फ़ थी घर में। मेरा ससुर ने मुझे कमरे में बुलाया कि बेटी आके मेरे पाँव दबा। मैं पाँव दबाने चली गई। मैं तो अपने बाप समझ के पाँव दबाने चली गई कि मेरा ससुर है, मेरी बाप की जगह है, मेरी इज़्ज़त करना इनका फ़र्ज़ है। तो मैं इसी लिहाज़ से पाँव दबाने गई हूँ। तो जैसे मैंने पाँव दबाने में 5 मिनट बाद ही उन्होंने कह दिया है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना है। तो मैंने कहा क्या आपने कहना है? तो इन्होंने मुझे कहा मैं जैसे मैं तुझे कहूँगा वैसे करना, अगर तूने ना किया तो मैं तुझे और तेरे बाप को दोनों को मार दूँगा। तो इन्होंने मेरे साथ गन पॉइंट के तौर पर ज़ुल्म किया है। ये मुझे कहने लगा कि अपने अपने कपड़े वग़ैरह उतार। वहाँ पे ही मैं सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या, मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ जैसे और आप मुझे क्या कह रहे हैं? तो इन्होंने कहा तू बेटी हो जैसी है, बेटी है तो नहीं ना। तो वहाँ पे मैं इतनी शर्मिंदगी का बायस बन गई और मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपने घरवालों को भी नहीं बताया कि कहीं ये मेरे घरवालों को कुछ कह ना दें। और फिर आपने अपने घरवालों को कब और कैसे बताया? कौन से किस बहाने से बताया आपने? ये मुझे यहाँ से सिंध हैदराबाद खोज के ले गए हैं, वहाँ पे भी ये मेरे साथ तकरीबन 17 से अच्छा 18। ये जो खेल था दरिंदगी का, मरीदके में ही खेलना शुरू किया इन आपके ससुर ने जी। और उसके बाद वो आपको सिंध लेके चले गए। हाँ जी। सिंध आपके साथ कौन-कौन गया था? मैं, मेरा शौहर और मेरा ससुर। अच्छा। फिर वहाँ पे जाके व यही खेल शुरू रहा। जी, जैसे हम वहाँ पे गए हैं तकरीबन 1-2 दिन बाद फिर उसने वही मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 17 से 18 दिन करता रहा मेरे साथ लगातार। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो उसने मुझ पे यकीन नहीं किया। उसने कहा तू झूठी है, तू मक्कार है, मेरा बाप ऐसे कर नहीं सकता। वो नशे के लालच में आके अपने बाप को नहीं दुलार सका, नहीं क्या दुला। आपका मियाँ जो है दानिश वो नशा भी करता है? जी। तो आपने कैसे बताया, किस तरह बताया अपने शौहर को कि आपका जो वालिद है मेरे साथ ये गंदा खेल खेल रहा है? किस तरह बताया आपने? मैंने उसे ये कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये गुनाह किया है, उसने बाप और बेटे के रिश्ते को नापाक कर दिया है, हाँ। उसने मेरे से बड़ा ज़ुल्म किया है, तो उसने नहीं माना है। दरअसल ऐसे काम हुआ है कि जो मेरा ससुर था ना, वो मेरे हस्बैंड को ना उनकी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पे खेतों पे पानी लगाने के लिए भेज देता था हुँ। और मेरे साथ पीछे ज़नाकारी के तौर पे काम करता रहता था। और मैं उससे कहती थी, मैंने जैसे ही वो शौहर मेरा घर आया, मैंने उसे बताई सारी तफ़सील, तो उसने नहीं माना है, यकीन नहीं किया, कहता है, "तू झूठ बोलती है, मेरा बाप ऐसा कर ही नहीं सकता है।" तो मैंने कहा, "अगर तुझे नहीं यकीन तो मैं तुझे तेरी आँखों से दिखा दूँगी।" उसे मैंने दिखाया भी है, उसने यकीन भी कर किस लिया। तरह दिखाया आपने? जैसे मेरा ससुर आया था घर, मैंने उसे कहा था कि तुम सोने का ड्रामा करो, यानी कि तुम सोने का ड्रामा करो कि ससुर को यही लगे कि तुम्हारे बाप को यही लगे कि तुम सोए हो। हाँ। इसी वजह और इसी बहाने से मैं उसे ये दिखा सकी और वो देख के तौबा-तौबा करने लगा, उसने यकीन भी कर लिया। हाँ। लेकिन वहाँ पे यकीन मेरे पे मेरी बातों पर कर गया था। फिर यहाँ से जब मरीदकी आया मुझे लेके सिंध हैदराबाद खोजकी से, यहाँ पे वो माँ-बहन सबकी बातों पे आकर उसने मुझे झूठा कर दिया कि नहीं तू बग़ैरत है, तू झूठ बोलती है, उनकी बातों में आ गया। अच्छा। तो आपने फिर अपने घरवालों को कैसे बताया?
मैंने अपने घर वालों को ऐसे बताया कि मेरा ससुर एक दिन गया हुआ था, बनियों पे, ज़मीनों पे गया हुआ था। वो तकरीबन रात को 12 बजे आया था, तो मेरा शौहर सोया हुआ था घर में। अचानक उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मोबाइल पास पड़ा हुआ था। तो मैंने फ़ौरी तौर पर मम्मा से कॉन्टैक्ट किया, मम्मा को बताया। वो हत्ता कि मेरे हाथ में मोबाइल तक भी नहीं थे देते। अगर माँ-बाप से बात भी करवाते थे, तो अपने सामने पास बिठाते थे। वो तो अचानक सडनली मुझे मौका मिल गया और मैंने अपनी मम्मा से कॉन्टैक्ट किया और मैंने अपने माँ-बाप को ये बताया, जिसकी वजह से मैं वहाँ से आ सकी। तो आपको कैसे महसूस होता था? कैसा महसूस करती थी उस घर में रह के? अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती थी? मेरा तो यही था कि मैं डूब मरने का मुकाम कर दूँ कि मैं इस घर में बहू की जगह यानी बेटी की जगह आई हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा ससुर यानी मेरा बाप ही मेरे साथ ऐसे काम कर रहा है। उसने बेटी और बाप के रिश्ते को नापाक कर दिया। अल्लाह आपके वहाँ उस घर में कोई और भी रहता था आपके ससुर और आपके खामद के अलावा? जी नहीं, सिर्फ़ मैं, मेरा शौहर और मेरा ससुर। आप ही रहते थे। जी। ठीक। जब आपने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, आपकी माँ के क्या तासुरात थे? मेरी मम्मा तो मरने वाली हो गई थी। मेरी मम्मा ने तो रो-रो के अपना बुरा हाल कर दिया। फिर मेरी मम्मा कहती है, "बेटा तू वहाँ से जैसे मर्ज़ी होके निकल, वरना कि वो शख़्स तेरे साथ ऐसे ज़िनाकारी करता रहेगा, तेरा जीना हराम कर देगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा।" तो फिर वैसे ही फिर मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ ताउन किया, पैसे मुझे भेजे जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पे आ सकी। नाज़रीन ये बच्ची के पास एक ये रिपोर्ट भी है, ये 3 माह की प्रेग्नेंट है और आप अपना शोर से कह सकती हैं ना कि जो ये आप प्रेग्नेंट हैं, वो आपके ससुर ने आपको प्रेग्नेंट जी, ये किया? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस वक़्त जो मैं 3 माह की हामिला हूँ ना, ये उस शख़्स ज़िनाकारी के गुनाह की वज़ह से हूँ। तो उसी की वजह से ही हैं आप। जी। ये देखिए नाज़रीन ऐसा कोरोना वाला अज़ाब जो है दुनिया पे आया हुआ है, इससे बढ़ के क़यामत क्यों ना आ जाए कि जब बेटियों के साथ ही ऐसा कुछ ये ऐसा गुनाह होना शुरू हो जाएगा, फिर इससे बढ़ के भी अज़ाब आएँगे। तो ज़मीन फटेगी, आसमान गिरेगा हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें रिश्तों का जो तक़द्दुस है, वो भूल चुके हैं और रिश्तों के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। नाज़रीन अभी बात करते हैं जो बच्ची की माँ है, जब इस बच्ची ने अपनी माँ को बताया, तो माँ के दिल पे क्या बीती? माँ से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो, आपकी बेटी ने आपको बताया कि मेरे साथ ये दरिंदगी हो रही है, मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। आपको सबसे पहले बताया क्योंकि माँ ही तो बेटी की सबसे बड़ी दोस्त होती है। तो आपके दिल पे क्या बीती? जी, दिल पे ये बीती मैं तो देख के हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ये बाप ने बेटी बना के लेके गया था जिसने कहा काम किया। हमारा तो पैरा थल्ले ज़मीन निकलेगी। हमने तो फिर इससे यही कहा कि बेटा इस इधर से निकलो, जब तुम नहीं निकले ये तुम्हें मार देंगे। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? इंसाफ़ होना चाहिए जी। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पे बच्ची का वालिद भी बैठा हुआ है, जो मज़दूर है। कुछ अर्सा पहले इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था और इनका कोई कमाने वाला भी नहीं है। ये गरीब हैं और कैसे अपने घर का निज़ाम चलाते हैं, ये भी इनसे बात करते हैं और अब वो फ़ील कैसा कर रहे हैं, ये जो मामला हुआ इनके साथ, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब साहब जब आपको पता चला कि आपके बेटी के साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, तो फिर आप पे क्या बीती? आपका जो आपको महसूस कैसा हुआ और आपने कैसा फ़ील किया? सर जिस दिन मैनू ये गल दा पता लगा मैं तो उस दिन दा ही मरने वाला हो गया। मैं तो हुण भी किसी नूं मूँह विखाण जोगा नहीं, मैं तो कैमरे वाल भी अक्खां नहीं करदा। मैं दस्सो मैं कित्थे जावां? मेरी बेटी दा सुन के ते मेरे कोलों तो बर्दाश्त ही नहीं हुंदा पिया। मेरी बच्ची दी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दित्ती है इस शख्स ने। मेरे कोलों धी बना के खड़ी सी उत्थे बदकारियां करदा रहा इहदे नाल। मेरी बच्ची ने बड़ा ज़ुल्म कीता इन्हां ने मेरे ते खुदा वास्ते करके मेरी मदद करो। मेरी बच्ची नूं इंसाफ लैके दवो। तुसीं भी बच्चियां दे बाप हो, तुहानू अपनी बच्चियां दा वास्ता जे मेरी बच्ची नूं इंसाफ लैके दवो। मेरा नाल टुरन वाला कोई नहीं जेगा। मेरे नाज़रीन नाज़रीन इस बाप का इस बाप का दुःख वही जान सकता है जिसकी अपने भी घर में बेटियां हैं और ये इस बाप अपने दर्द को ये खुद महसूस कर सकता है और या वो शख्स महसूस कर सकता है जिसकी अपने घर में भी बेटियां हैं। ये अब इंसाफ का मुंतज़िर है। इनको इंसाफ कौन देगा? इंसाफ किसने देना है? क्योंकि इंसाफ से जो है वो सबका यकीन उठा हुआ है। मैं कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों से गुज़ारिश करूँगा कि इस शख़्स को, इस फ़ैमिली को, इस गरीब फ़ैमिली को इंसाफ़ देके कानून का बोलबाला किया जाए और कानून की बालादस्ती कायम की जाए और कानून पे यकीन पुख्ता हो जाए
इन जैसे गरीबों का कि पाकिस्तान में भी कानून जो है वो अभी वो सोया हुआ नहीं है, वो जाग रहा है। कानून के हाथ सचमुच में लंबे हैं। ये आप बताइएगा मज़हर साहब, आप बताइएगा आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 15.5 साल। आपने इतनी जल्दी बेटी की शादी कर मैं बीमार है, मेरी लत च खून निकलदा, मैं हड्डी दे कैंसर दा मरीज हां, मेरी अक्खां किसे वेले भी बंद हो जानी है। वो मैं इस बदस तो फारिग होना चाहना सा कि मेरे जूदे जी मेरी बच्ची व्याही जाए, मैं इसका उन्हें सुर्खरू हो जावा, मैनू की और पता मुझे मुझे पता चला है कि वो आपके अजीज हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। मेरा सक्का मासी दा पुत्तर है, ओदी बीवी मेरी सक्के मामे दी धी है, ओदी बड्डी धी मेरे छोटे भरा नाल व्याही है। इस तो अच्छा रिश्ता मैं कित्थों लैके आंदा। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैनू इंसाफ चाहिदा, मैनू कदी कहंदे ने 10 लाख लै ला, कदी कहंदे ने 12 लाख लै ला, कदी 5 लाख लै ला, कदी धमकियां लांदे ने, कदी किसे बदमाश दा फोन आउंदा, कदी किसे बदमाश दा। आपको धमकियां किसने लगाई? सर मैनू तो ये लोग ही लवाई जांदे ने, पता नहीं कौन ने धमकियां लाण वाले। अच्छा, आपको धमकियां भी मिली हैं और आपने जाके थाना में दरखास्त दी, एफआईआर करवाई। कानून का, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? ठीक सी सर, जिवें ही उन्होंने जाके दरखास्त दी, उन्होंने मैनू फोन किया कि भाई इत्थे आके तेरे खिलाफ परचा है, इत्थे आके गिरफ्तारी दे, अगर जे तू बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित कर आके। ते ओ शख्स नूं सर एक दफा फोन किया, 2 दिन का टाइम दिता, नहीं आया, फिर 2 दिन का टाइम दिता, फिर नहीं आया, फिर 3 दिन बाद फोन किया, फिर नहीं आया। आप बात कर रहे थे कि आपके पास बड़े सॉलिड प्रूफ हैं, आपके मेरे पास कोल रिकॉर्डिंग्स तमाम हैं। रिकॉर्डिंगां इस मोबाइल दे विच मौजूद ने, जेड़े मेरे जवाई ने, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਬਿਆਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ अब ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं नहीं, क्या कहा कि वो आप अबॉर्शन करवा लें, सफाई करवा लें? ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 2 ਕਹੋਗੇ 2 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ ਇਹਨੂੰ। नाज़रीन, कोई भी शख्स, कोई वालदैन, कोई माँ बाप अपनी बेटी को कैमरे के सामने, मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता। उसकी इज्जत ही उसका सारा कुछ होती है, लेकिन ये शख्स मजबूर हो के अपनी बेटी को और अपनी फैमिली को लेके कैमरे के सामने आया ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा घिनौना खेल ना खेला जाए, क्योंकि घर घर की ये स्टोरी है। और ऐसे जो दरिंदा सिफ्त इंसान हैं, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि रिश्तों का तकद्दस पमाल ना हो। इसी के साथ अपने मियाँ रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।